तो आज हम लोग बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के एटॉमिक स्ट्रक्चर में। पिछले क्लास में हमने बात कर लिया था एनोड रे कैथोड रे के बारे में, ठीक है, और उसके आगे न्यूट्रॉन की डिस्कवरी। तो सबसे पहले न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरी है वो जेम्स चैडविक ने की थी, ठीक है। जेम्स चैडविक किए थे न्यूट्रॉन की डिस्कवरी, और ये कैथोड रे और एनोड रे की डिस्कवरी के बहुत बाद हुआ था। ऐसा क्यों था? क्योंकि इसके पास चार्ज नहीं था, तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड में पता ही नहीं चल पा रहा था कि कोई पार्टिकल रिलीज हुआ है। इज इट क्लियर? जब इसके पास चार्ज ही नहीं रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड में इसका डिफ्लेक्शन नहीं था, और जब डिफ्लेक्शन नहीं था तो हमको पता नहीं चल रहा था कि कोई पार्टिकल है अपने पास। तो इट इज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक। ठीक है, इसको जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किया था। कैसे डिस्कवर किया था? जब अल्फा पार्टिकल को बेरिलियम पे बम्बार्ड कराया था, लिखेंगे when an alpha particle is bombarded on beryllium, then a particle is emitted having no charge, that is no deflection in the magnetic field, but having some mass. देखें, बेरिलियम 49 और अल्फा पार्टिकल का मतलब डाई पॉजिटिव हीलियम आयन। इट इज योर अल्फा पार्टिकल। बम्बार्ड कराया आपने, समझ में आया आपको? एक अल्फा पार्टिकल है, बम्बार्ड कराया गया किस पे? बेरिलियम पे। तो कार्बन जनरेट हुआ और एक न्यूट्रॉन, इसी को न्यूट्रॉन बोला। इसका मास नियरली 1 AMU होता है, नियरली प्रोटॉन के बराबर होता है। लेकिन अगर आपसे कोई इंटेंशनली पूछे तो हल्का सा मास ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन से बड़ी होती है। मैं बताता हूं, मास ऑफ प्रोटॉन होगा 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। उसी को हम लोग 1 AMU कह लेते हैं, और मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है 1.6728 करके कुछ होता है, नियरली 1 AMU ही होगा, लेकिन हल्का सा उसका मास बड़ा होता है। 28 इसका हो गया, 49 हो गई, सॉरी, ये 28 इसका होता है, बी प्रिसाइज, यानी 1.6728 इंटू 10⁻⁻27। देखिए कितना माइन्यूट अंतर है। लेकिन अगर इंटेंशनली आपसे पूछा जा रहा है तो आपको बोलना है कि भाई न्यूट्रॉन का मास ज्यादा होता है। यहां तक क्लियर होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आपके एटॉमिक मॉडल की। एटॉमिक मॉडल वेरियस साइंटिस्ट ने अलग अलग मॉडल दिया था, ठीक है, क्लियर? क्योंकि हमको एटम का मॉडल पता नहीं था, बस पता चला कि एटम एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन उसका कोई मॉडल अपने पास नहीं था। तो वेरियस मॉडल आए, जैसे आपका थॉमसन मॉडल आया, रदरफोर्ड मॉडल आया, बोर्स एटॉमिक मॉडल आया, फिर आपका स्क्रोडिंजर वेव से भी मॉडल आएगा। तो ढेर सारे मॉडल आए। तो सबसे पहले लिखेंगे एटॉमिक मॉडल में थॉमसन मॉडल। थॉमसन मॉडल, इसी को प्लम पुडिंग मॉडल या
तरबूज आप देखे होंगे लाल वाला, जब आप उसको काटेंगे तो जो लाल है उसको बताया गया कि ये आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और जो ब्लैक वाला जो सीड है उसको बताया गया ये न्यूट्रॉन है। ऐसा होता है, माइनस 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 माइनस। ये मॉडल है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्या ये मॉडल स्टेबल है। सबसे पहले आपके दिमाग में बात जाएगी ये मॉडल स्टेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि प्लस माइनस अगर इतना पास रहेगा तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, और अट्रैक्ट करेगा तो एक दूसरे को पास जाएगा, तो एटम की एग्जिस्टेंस क्या होगी, खत्म हो जाएगी। पहला डिमेरिट कि भाई दे आर अनलाइक चार्जेस, दे अट्रैक्ट ईच अदर, सो स्टेबिलिटी ऑफ द एटम कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय दिस मॉडल। ठीक। दूसरा ड्रॉबैक क्या है, ये हाइड्रोजन के जो स्पेक्ट्रम टेस्ट होते थे, हाइड्रोजन लाइक एटम के स्पेक्ट्रम, उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो दीज टू आर द मेन डिमेरिट्स ऑफ दिस थॉमसन मॉडल। तो भैया लिखेंगे पहला डिमेरिट, डिसएडवांटेज। एडवांटेज क्या है? सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा डिसएडवांटेज से पहले इस मॉडल को बनाया गया था, एडवांटेज क्या है? एडवांटेज यही है कि जितना प्लस है उतना ही माइनस है। तो ये बताया कि एटम जो है इलेक्ट्रिकली कैसा रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। एटम कैसा रहेगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा। लिखिए एडवांटेज, दिस मॉडल एक्सप्लेन्स द एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। डिसएडवांटेज लिखेंगे हम लोग, पहला, इट कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। इट कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। ठीक, स्टेबिलिटी नहीं एक्सप्लेन कर सकता। कैसे? तो ब्रैकेट में लिखना चाहेंगे तो लिख लेंगे, unlike charges are very close, so they have a attractive force of attractive between them, and due to this their existence is not possible. unlike charges हैं, प्लस माइनस अगल बगल है, अट्रैक्शन होगा इनके बीच में, और अट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, एग्जिस्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे में चले जाएंगे। ठीक है। और नेक्स्ट डिसएडवांटेज आप लिख लीजिए, दिस मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। क्या है, बोर्स मॉडल में देखेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या, यहां तक लिख लिए होंगे आप। बस इसमें एक ही बात है जो खास इसने बताई कि प्रोटॉन का जो नंबर होगा वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, मतलब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल के लिए पढ़ते सबसे पहला ही मॉडल है इसलिए पढ़ा जाता है। एग्जिस्टेंस एज सच नहीं है, लेकिन इतना भी साइंटिस्ट ने सबसे पहले बार में सोचा कम नहीं है, बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट, रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल में क्या हुआ, ऐसा एक यहां पर लिया गया और गोल्ड फॉइल लिया गया, गोल्ड फॉइल, सोना का पतला सा चादर। ठीक है, लिखिए। अच्छा, सबसे पहले ये क्वेश्चन आएगा कि भाई रदरफोर्ड इज अ साइंटिस्ट, इन्होंने गोल्ड फॉइल क्यों लिया, ये आप एक्सप्लेन आपको जानने में है। इन्होंने गोल्ड फॉइल क्यों लिया, क्योंकि जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो इनके घर में गोल्ड ही था, वाइफ का गोल्ड था, उसको इन्होंने लगा लिया। ये जो है अल्फा पार्टिकल यहां से निकलेगा। कौन सा पार्टिकल निकलेगा भाई, अल्फा पार्टिकल, He++। तो देखा गया जब यहां से अल्फा पार्टिकल निकला, यहां जेडएनएस स्क्रीन लगा दी गई, सिंटिलेटिंग स्क्रीन, जेडएनएस स्क्रीन लगाया गया, तो देखा गया कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास अनडिफ्लेक्टेड, मतलब कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। कुछ जो है
स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुए और कुछ जो है वापस अपने पाथ पे जैसे गए थे वैसे। जो फिर से बोलता हूं आप लिखो। पहला पॉइंट, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल remains undeflected, remains undeflected, मतलब जैसे आ रहे थे वैसे ही पार कर गए। it shows that most of the space in the atom, it shows that most of the space in the atom is vacant, most of the space in the atom is vacant। पहला पॉइंट आपने लिख लिया। दूसरा लिखें, very few of the alpha particle is deflected by small angles, very few of the alpha particle is deflected by small angles। Third, a very few of them that is 1 in 10 to the power 5 retraces its path। retraces का मतलब जैसे आया वैसे ही चला गया, retraces its path। ठीक है, उसके बाद लिखिए, ये तो 3 ऑब्जर्वेशन हुए कि अल्फा पार्टिकल, इससे रिजल्ट क्या आया। पहला रिजल्ट तो आपने लिख लिया कि मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ एन एटम इज एम्प्टी, खाली जगह है, वैकेंट स्पेस है। दूसरा, जो स्मॉल डिफ्लेक्शन हुआ बीच से हुआ, तो ए डेंस स्मॉल पार्टिकल इज प्रेजेंट एट द सेंटर, ए डेंस स्मॉल डेंस ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट एट द सेंटर। क्लियर। अब भैया ये हीलियम कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, आ रहा है और भाग जा रहा है। अगर ये निगेटिव रहता, इस पॉजिटिव चार्ज वाले को अपने पास खींच लेता, खींचा नहीं, वापस उसको भेज दिया, यानी दिस डेंस ऑब्जेक्ट प्रेजेंट एट द सेंटर इज पॉजिटिवली चार्ज। थर्ड पॉइंट लिखेंगे, द डेंस ऑब्जेक्ट प्रेजेंट एट द सेंटर विल बी पॉजिटिवली चार्ज्ड and it is termed as nucleus। उसका क्या नाम, यहां से न्यूक्लियस एक नाम है, it is termed as nucleus। क्लियर है यहां तक, न्यूक्लियस हमको मिल गया। अब भैया आपको पॉजिटिवली तो मिल गया, अब क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन कहां है। तो रदरफोर्ड साहब ने बोला कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं भाई, न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। क्लियर है, आपको न्यूक्लियस के बारे में पता चला, न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है ये पता चला, और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं ये पता चला। यहां तक क्लियर है रदरफोर्ड मॉडल। ठीक है, क्लियर। अब उसके बाद नेक्स्ट मॉडल बोर्स मॉडल है। तो बोर्स मॉडल आया होगा तो इसके डिसएडवांटेज होंगे कुछ। नाउ वी राइट डिसएडवांटेज ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। डिसएडवांटेज ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, क्या डिसएडवांटेज है पहले देखिए। कह रहा है कि बीच में पॉजिटिवली चार्ज है, इसके तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। अब आप बताइए, पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन अगर दौड़ेगा इसकी तरफ तो इसको अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को, और फाइनली इलेक्ट्रॉन कहाँ गिर जाएगा इसमें। क्यों अट्रैक्ट करेगा भाई, क्योंकि दोनों अपोजिट चार्ज है। तो सबसे बड़ा डिमेरिट क्या हुआ, इट कैन नॉट एक्सप्लेन, दिस मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। कैसे भाई, कैसे नहीं एक्सप्लेन कर पाया। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, Maxwell theory, if opposite charge particle revolve around each other, then it loses its circular path। ठीक है, सर्कुलर पाथ लूज कर देगा and finally enters into the positively charged by the way of losing energy। कहने का मतलब जब हम पार्क में दौड़ते हैं, पार्क में गए, ये आपका बना हुआ है दौड़ने के लिए, और बीच में एक कुर्सी लगी है बैठने के लिए। शुरू में तो हम दौड़े भाई, जैसे हमारी एनर्जी कम होने लगी, धीरे धीरे हमारा सर्किल भी छोटा होने लगा, और फाइनली कहाँ गिर गया, चेयर पे बैठ के। वही एक्सप्लेनेशन है
एक निगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल न्यूक्लियस के अराउंड दौड़ रहा है सर्कुलर पाथ में, दौड़ते 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 वो अपनी एनर्जी लूज करेगा। एनर्जी लूज करेगा तो इसका पाथ लूज हो जाएगा, पाथ लूज हो जाएगा तो फाइनली इस न्यूक्लियस में आके गिर जाएगा। और जैसे न्यूक्लियस में आके गिरेगा एटम खत्म, यानी स्टेबिलिटी ऑफ एटम इज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय दिस मॉडल। यहां तक क्लियर है आप लोग को? ठीक है। दूसरा, इट कैन नॉट एक्सप्लेन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट डिमेरिट ऑफ दिस इज कैन नॉट एक्सप्लेन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है, यहां तक समझ में आना चाहिए आप लोग। उसके बाद जो तीसरी चीज है इसमें जो सबसे ज्यादा पूछने वाली है, इस न्यूक्लियस के रेडियस से इसका रेडियस कितना टाइम्स बढ़ा वो भी बताऊंगा, साइज भी बताऊंगा। और एक और चीज है जिसको कहते हैं कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। पहले लिख लेते, हेडिंग लगा लेते हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। नेट में बस फॉर्मूला याद रखना है, कैसे डिराइव होगा ये याद नहीं रखना। देखिए, यहाँ न्यूक्लियस है पॉजिटिवली चार्ज, यहां से हम अल्फा पार्टिकल फेंक रहे हैं, इसको ये दे दिया, ये जा रहा है और ये भी पॉजिटिव वो भी पॉजिटिव, तो टकराएगा नहीं, वो वापस आ जाएगा। ठीक है। कभी कभी लोग कहते हैं कि एटम के अंदर ही नहीं गया है, बाहर रहता है, तो ये आर के वैल्यू पे डिपेंड करता है। ठीक है। और इस डिस्टेंस को हम, ये डिस्टेंस को डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच करते हैं। पहले एक्सप्लेन मैं करता हूँ डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, क्लोजेस्ट का मतलब कितना नजदीक जा सके, अप्रोच का मतलब कहां तक गया। तो यहां से चला और यहां तक जाके फिर वापस हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये भी पॉजिटिवली चार्ज है, आ रहा है आ रहा है आ रहा है, ये भी पॉजिटिवली चार्ज है। तो एक पॉजिटिव आ रहा है, दूसरा पॉजिटिव है, तो उसको रिपेल करेगा, उधर की तरफ फोर्स लगाएगा। तो इधर की तरफ फोर्स लगाएगा तो जब तक उसकी एनर्जी है तब तक तू चला आएगा, और जिस इंस्टेंट उसकी वेलोसिटी जीरो होगी उसके बाद फिर उधर जाने लगेगा। तो नेट के लिए उतना जरूरी नहीं है, जेई के लिए बस फॉर्मूला, नेट के लिए कोई फॉर्मूला जानना, जेई के लिए आपका डेरिवेशन आना चाहिए। क्योंकि जेई में क्या कहता है, खासतौर पर एडवांस में वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल चेंज कर देता है, 2 टाइम्स कर दिया, 4 टाइम्स कर दिया, 8 टाइम्स कर दिया। तो मान लीजिए यहाँ पे अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी है वी अल्फा, यहाँ वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वी जीरो हो जाए तभी लौटेगा। और यहां से यहां तक की दूरी कितने दूरी पे था, इनफाइनाइट माना जाता है। कहां से फेंके, इनफाइनाइट डिस्टेंस। तो आप एनर्जी कंजर्वेशन पढ़े, टोटल एनर्जी एट ए इज टोटल एनर्जी एट बी, यानी पोटेंशियल ए प्लस काइनेटिक ए इज पोटेंशियल बी प्लस काइनेटिक बी। यहां तक क्लियर होना चाहिए। ठीक है, लिखिए। अगर आप इलेक्ट्रोस्टैट पढ़े हुए हैं, जो ड्रॉपर्स है, तो वो इलेक्ट्रोस्टैट में फॉर्मूला आता है पोटेंशियल एनर्जी का, के Q1 Q2 बाई आर। ठीक, यहाँ Q1 क्या हो जाएगा, कितना चार्ज है उस पर, 2 इलेक्ट्रॉन का, 2 पॉजिटिव है तो He प्लस प्लस, और इस पे कितना चार्ज हुआ, इसका एटॉमिक नंबर Z है, उतना ही प्रोटॉन होगा। एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज, 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो क्या Q2 Ze हो जाएगा? इसमें किसी को डाउट है तो मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें 2 पॉजिटिव चार्ज है तो Q1 2E। कितना न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, एटॉमिक नंबर के बराबर Z। एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज है, 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर E, तो Ze विल बी क्लियर है। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी के Q1 Q2
डिस्टेंस ए का इनफाइनिटी है और इसका स्पीड v अल्फा स्क्वायर है और ये k q1 q2 बाई r और हाफ m, यहाँ वेलोसिटी 0 हो जाता है। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। वन बाई इंफिनिटी 0, आपको बस केवल फॉर्मूला ये याद रखना है, हाफ m v अल्फा स्क्वायर इज k jd 2e बाई r और निट के लिए उससे भी खास v अल्फा स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई r इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट। कितना नजदीक जाके लौटा। अब क्वेश्चन जेई में मतलब नेट में क्या पूछता है बोला स्पीड 100 था, आर इसका 400। अब स्पीड हमने 400 कर दिया, आर क्या होगा? कितना आसान है, देखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी R2 बाई R1 V1 स्क्वायर V2 स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए समझ में आ रहा है? हमने पलट दिया अपने आसानी के लिए। हमने क्या लिखा? R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर। जैसा क्वेश्चन हो सका, R2 निकालना है, R1 400 है, 400 एंगस्ट्रॉम, V1 कितना है, V2 है 4, R2 ऊपर है V1 स्क्वायर बाई V2 स्क्वायर, ठीक। R2 इनवर्सली V2, V2 है 400 का होल स्क्वायर, 100 का काट पीट नहीं करना, सीधा ये 1/16 दिख रहा है, 100 का स्क्वायर तो कट जाएगा, आपको दिखा ना, 16 से इधर लगा लीजिए, कितना होगा 25 एंगस्ट्रॉम, 16 टाइम्स घट जाए 16 टाइम्स से। तो इतना आसान क्वेश्चन है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। नेट के लिए केवल आपको फॉर्मूला याद रखना है, कौन सा? बहुत ज्यादा केस में यही है, v अल्फा स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई r। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। नाउ साइज ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का रेडियस फर्मी का ऑर्डर का होता है 10 टू द पावर -15 और एटम का हम लोग एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर का लेते हैं, नियरली 10 टू द पावर -10। साइज ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। तो रूल क्या कहता है कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a टू द पावर 1/3, मतलब रेडियस ऑफ न्यूक्लियस is directly proportional to cube root of the mass number। क्लियर है? क्यूब रूट ऑफ द मास नंबर, एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करा देंगे, 1/3 R0 की वैल्यू ऐड होती है कांस्टेंट, ये क्या है? मास नंबर, ठीक है, लिख लीजिए। समझ गए होंगे यहाँ तक? डायरेक्ट आपको रिजल्ट पूछ सकता है, रिजल्ट इन दैट सेंस कि आपको दे देगा कि कार्बन है जी 12 और मैग्नीशियम है 24, दोनों के न्यूक्लियस के रेडियस का क्या रेशियो होगा? तो 1/3 समझ में आ रहा होगा, नहीं समझे? देखें, R1 बाई R2, R0 1 किसको माने? जिसको बोलिए कार्बन को मान लें, 12 का पावर 1/3, ठीक। तो आसान हो गया, 2 का क्यूब रूट आ गया नीचे, R0 हो गया कैंसिल, तो R2 क्या हो गया? 2 का पावर 1/3 R1। समझ में आया? लिख ली। अब एक और
क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। देखिए आवाज जा रही? हेलो, हाँ ठीक है। ये क्वेश्चन ये है, एटम है और ये न्यूक्लियस है। तो हमसे पूछा गया है, या पूछा भी जाता है कि साइज ऑफ एटम कितना टाइम्स बड़ा होगा न्यूक्लियस के साइज से, या न्यूक्लियस कितना टाइम छोटा है एटम से। अब आप हमको ये बताइए कि साइज निकालने के लिए हमको वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, और वॉल्यूम ये इनका स्फीयर शेप के होते हैं ये, तो हमको न्यूक्लियस बाय एटम निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, एक मिनट, बाय वॉल्यूम ऑफ एटम 4/3 पाई r क्यूब ऑफ न्यूक्लियस बाई 4/3 पाई r क्यूब ऑफ एटम। यहां तक क्लियर है? अभी हमने बताया आपको न्यूक्लियस का रेडियस किस ऑर्डर का होता है, फर्मी का। नहीं पता है तो लिख लीजिए, r न्यूक्लियस is of the order of Fermi, 1 Fermi 10 to the power minus 15 meter, और R atom is of order of angstrom। ठीक है, तो देखें वहां पे 10 to the power minus 15 का क्यूब बाई 10 to the power minus 10 का क्यूब, 10 to the power minus 45, 10 to the power minus 30, नीचे आ गया 10 to the power 15। यहाँ तक क्लियर हुआ? लिख लीजिए 10 to the power 15। यानी एटम का वॉल्यूम 10 to the power 15 टाइम्स न्यूक्लियस के वॉल्यूम। तो 10 to the power 15 समझते हैं कितना टाइम्स हो गया? क्लियर है? तो आज के लिए इतना है। डाउट हो मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है? आपका जो क्लासेस यूट्यूब पे ही चलेगा और ऐप पे भी चलेगी। टेस्ट आपके ऐप पे होंगे, पेपर डिस्कशन भी ऐप पे ही होगा, लेकिन क्लासेस यूट्यूब और ऐप दोनों पे पैरेलल ही चलेगी। ठीक है देन, थैंक यू।